नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का, जनता से जुड़ा टीवी शो। आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। सबसे पहले खबर महाराष्ट्र की होगी, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सतारा के एकांतवास से लौट आए हैं, लेकिन जो सस्पेंस लेकर गए थे वही सस्पेंस लेकर लौटे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ नया नहीं कहा, सवाल वहीं के वहीं छोड़ दिए कि सीएम कौन बनेगा, वो डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं और उनकी शर्तें क्या हैं। इसके बाद दिल्ली की खबर दिखाएंगे, जो हमला हार्मलेस था वो हार्मफुल कैसे हो सकता था। अरविंद केजरीवाल ने कल कथित हमले को लेकर जो ब्लेम गेम शुरू किया, उसमें कई सवाल अब उन्हें उल्टे पड़ रहे हैं। आज एबीपी की टीम उन पर पानी फेंकने वाले अशोक झा के घर पहुंची। क्या गेम है बताएंगे आपको आगे। मंदिर मस्जिद बैर कराते हरिवंश राय बच्चन जी की कविता याद है ना आपको। बहरहाल सवाल है कि पहले संभल फिर अजमेर और अब बदायूं। क्या धर्मस्थलों को लेकर विवादों के पिटारे ऐसे ही खुलते जाएंगे? आपको संभल पर सियासी रिपोर्ट दिखाने के साथ इन सवालों पर भी बात करेंगे आज। इसके बाद जानेंगे बच्चे दो ही अच्छे हैं या अब 3 अच्छे होने वाले हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान ने जनसंख्या को लेकर फिर से नई बहस शुरू कर दी है। कहा जा रहा है ये 3 बच्चों की थ्योरी हिंदू राष्ट्र वाली थ्योरी है। ताबड़तोड़ बयान आ रहे हैं, तो ये भी बताएंगे एक बच्चे को 1 रुपए बराबर कौन बता रहा है, क्यों बता रहा है। आपको हैरानी होगी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी दी है। ट्रंप ने ब्रिक्स करेंसी को लेकर जिन 9 ब्रिक्स देशों को धमकाया उसमें भारत भी है। ट्रंप क्यों धमका रहे हैं, अचानक उन्हें तकलीफ क्या हो गई है, इस धमकी का मतलब क्या है, यह भी आपको आगे विस्तार से बताएंगे। तो आइए खबरों की शुरुआत महाराष्ट्र से करेंगे। महाराष्ट्र में सरकार बनेगी ये तो तय है। अब चुनाव हुए हैं, जबरदस्त जीत मिली है तो सरकार तो बनानी पड़ेगी। 5 तारीख को शाम 5 बजे सरकार बनेगी ये भी तय है। बीजेपी का सीएम बनेगा ये भी तय है, लेकिन वो सीएम देवेंद्र फडणवीस ही होंगे या कोई और हो सकता है। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे? अगर नहीं बनेंगे तो उनकी तरफ से मतलब शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से कौन डिप्टी सीएम बनेगा? गृह मंत्री कौन बनेगा प्रदेश में? वित्त मंत्री किसको बनाया जाएगा? सस्पेंस है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज बस एक अपडेट हुआ कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिनके कोप भवन में होने की चर्चा थी, वो सतारा से निकले, मुंबई के पास ठाणे अपने घर पहुंच गए। शिंदे ने सतारा से रवाना होने से पहले किसानों से मुलाकात की। इसके बाद वहां के एक मंदिर में दर्शन करने गए। कई कार्स का काफिला था। इसके बाद वो हेलीपैड पहुंचे। वहां से लोगों से विदा लेने के बाद ठाणे के लिए उन्होंने उड़ान भरी। लेकिन ये तो उनके ठाणे पहुंचने की तस्वीरें। बड़ा सवाल था कि मुंबई में तारीख जो तय की गई है क्या होने वाला है, सीएम कौन बनेगा, क्या शिंदे डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे या नहीं लेंगे? इस पर शिंदे ने आज तो अपने पत्ते नहीं खोले। सतारा से रवाना होने से पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन सस्पेंस को सस्पेंस ही बनाए रखा। ना बीजेपी के बारे में कुछ कहा, ना अपने बारे में कुछ बताया कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। कोई किंतु परंतु नहीं है। सवाल ये उठ रहे हैं कि तारीख घोषित हो गई है, स्थल घोषित हो गया है, पर सीएम अभी तक घोषित नहीं किया। अरे भैया, उनकी कल मीटिंग है ना विधानमंडल पक्ष की, उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो। मेरी तबीयत अच्छी है, मैं यहाँ पर आया था रेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में। तो शिंदे ने नहीं बताया कि आगे क्या करने वाले हैं। अगर नाराज नहीं हैं तो खुलकर ऐसा भी क्यों नहीं बोल रहे हैं? कुल मिलाकर वो आज उसी स्टैंड पर नजर आए जिस पर वो पहले थे कि सीएम पद को लेकर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह लेंगे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जो फैसला होगा शिवसेना उसका समर्थन करेगी और महायुति में कोई मतभेद नहीं है। शिवसेना मजबूती से बीजेपी के साथ खड़ी है। यानी शिंदे ने सस्पेंस से पर्दा नहीं हटाया। अब यह पर्दा बीजेपी को ही उठाना है कि आखिर उसका मुख्यमंत्री कौन होगा, शिंदे के साथ किन शर्तों में मामला फंसा हुआ है। देखिए, खबर थी कि कल बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है, लेकिन कल ही हो
कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी तक पार्टी ऑब्जर्वर्स नियुक्त होने की खबर नहीं है और ना ही बीजेपी विधायकों को ऐसी कोई सूचना अब तक दी गई है। तो महाराष्ट्र में सस्पेंस है, वहीं दिल्ली में चुनाव को लेकर ब्लेम गेम शुरू हो चुका है। कल अरविंद केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा कि उनकी जान लेने की कोशिश की गई और यह काम बीजेपी ने किया, लेकिन अब आम आदमी पार्टी अपने आरोपों को साबित तो नहीं कर पा रही है और इसी से बीजेपी को मौका मिल गया है। मेरे ऊपर एक लिक्विड फेंका गया। वो लिक्विड हार्मलेस था, लेकिन वो हार्मफुल भी हो सकता था। हार्मफुल या हार्मलेस, आम आदमी पार्टी के दावे पुख्ता हैं या बेसलेस? सवाल इसलिए क्योंकि कल केजरीवाल पर हमले के बाद आम आदमी पार्टी ने जितने भी आरोप लगाए वो गलत साबित होते दिख रहे हैं। ये लोग बहुत नाटक करने वाले लोग हैं। मैं तो कहूँगा इस समय सुरक्षा व्यवस्था जरा सावधान रहे, इन लोगों की पूरी हरकतों पे नज़र रखे। ये भी हो सकता है कि अपनी गाड़ियों पे गोली वोली चलवा ले। जनता को भ्रमित करने के लिए कोई भी साजिश रच सकते हैं इनसे। इस ब्लेम गेम की शुरुआत कल आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुई, जो दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल पर हुए कथित हमले के फौरन बाद की थी। एक आदमी ने उनके ऊपर स्पिरिट फेंकी, उनको जिंदा जलाने की कोशिश की गई। एक हाथ में स्पिरिट, दूसरे हाथ में माचिस। अरविंद जी के ऊपर और मेरे ऊपर वो स्पिरिट गिरी। सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर बाद ही केजरीवाल ने भी एक्स पर पोस्ट किया, इसे अपने ऊपर हमला बताया और इसे ऐसा एंगल देने की कोशिश की कि इस हमले के पीछे गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी हो। लेकिन बिना होमवर्क के आरोप लगा देने पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को तब झटका लगा जब दिल्ली पुलिस ने बताया कि केजरीवाल पर फेंका गया लिक्विड कोई स्पिरिट नहीं बल्कि सादा पानी था। लेकिन पुलिस के बयान के बावजूद आज केजरीवाल ने अमित शाह का नाम लिया, आरोप लगाए। तो मुझे उम्मीद थी कि मेरे मुद्दे उठाने पे अमित शाह जी कुछ कार्रवाई करेंगे। अमित शाह जी बलात्कारियों को पकड़ेंगे, अमित शाह जी गैंगस्टर्स को पकड़ेंगे, अमित शाह जी पुलिस को बोलेंगे कि इस तरह की घटनाएं अब नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसकी बजाय हमने देखा कि कल मुझ पे हमला करवा दिया गया। बीजेपी ने केजरीवाल के आरोपों पर जो कल कहा, आज भी वही दोहराया कि केजरीवाल इस तरह के नाटक करने में उस्ताद हैं और सिर्फ सहानुभूति के लिए ऐसे ड्रामे करते रहते हैं। 4 पानी की बूंदों को अगर आप हमला कहते हैं अरविंद केजरीवाल, तो आप समझ लीजिए कि आप किस दुनिया में जी रहे हैं। पानी फेंकने वाले अशोक झा को पुलिस ने कल ही हिरासत में ले लिया था, तब से वो पुलिस रिमांड में है। आम आदमी पार्टी ने उसे बीजेपी का कार्यकर्ता बताया था। अशोक झा की हकीकत और कथित हमले की वजह जानने आज एबीपी न्यूज की टीम उसके घर पहुंची। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग यहीं पे रहते हैं बहुत सालों। वैसे घर कहाँ है, गांव कहाँ है? अच्छा, घर में कौन कौन है? कुछ देर के बाद हमें अशोक का भाई और एक दोस्त मिला। इन दोनों ने केजरीवाल पर पानी फेंके जाने की जो वजह बताई वो सुनिए। 5 शायद हो सकता है डिप्रेशन में हो, 5-6 महीने से सैलरी नहीं मिली, उस चक्कर में इसने कुछ ऐसा करा हो। नहीं तो हमारा किसी पार्टी से कोई मतलब है नहीं और कुछ हमें इस बारे में पता ही नहीं। पहली बात तो परेशानी है उसकी, एक बेटी जो है वो नीट की तैयारी कर रही है। मैं इनको शायद नहीं मालूम हुआ इतना, मैं ज़्यादा जानता हूँ उसके बारे में। वो लड़की तैयारी कर रही थी नीट की, उसके बाद इतने पैसे ही नहीं हो पा रहे थे बेचारे कि उसके आगे वो प्रिपरेशन करा सके बच्चे। यानी अशोक को लेकर आम आदमी पार्टी ने कल जो कहानी सुनाई थी उसे बीजेपी का सदस्य बताया था, उस दावे को आज अशोक के परिवार ने सिरे से खारिज कर दिया। ये लड़का अशोक कुमार है। इसका फेसबुक प्रोफाइल हमने आधे घंटे के अंदर ढूंढ भी लिया है। इनके फेसबुक प्रोफाइल पे इनका भारतीय जनता पार्टी का आईडी कार्ड भी है। भारतीय जनता पार्टी के ये औपचारिक सदस्य हैं। सर हमने आज तक कभी किसी पार्टी में हमने कोई सपोर्ट ही नहीं करा। हम तो पहली बात तो केजरीवाल को ही वोट देते थे कि उन्होंने भाई पानी फ्री मतलब कुछ भी कर रहा है, सब कुछ अपना सही कर रहा है। हमारे किसी पार्टी से मतलब ही नहीं है। पहली बात तो हम माफी मांगते हैं, हम तो हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं केजरीवाल साहब से। जो से गलती हुई है, डिप्रेशन में हुआ है, क्या हुआ है, आप प्लीज उनको माफ कर दीजिए, उनको प्लीज आप बाहर निकलवा दीजिए। हम तो ये चाहते हैं। अशोक के भाई ने जो कहा उसे सुनकर ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने आरोप लगाने और उसमें भी सीधे गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच जाने में थोड़ी हड़बड़ी कर दी। फैक्ट्स चेक नहीं किए, बीजेपी इसे नए मुद्दों की लिस्ट में जोड़ चुकी है।
देखिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस केजरीवाल के लिए हमेशा से केंद्र के खिलाफ एक चुनावी हथियार रही। अब यही ब्लेम गेम गैंगस्टर्स से संबंधों के आरोप में गिरफ्तार उनके विधायक नरेश बालियान को लेकर हो रहा है। दिखाते हैं आपको आज उसमें क्या हुआ है। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। उन पर आरोप है कि वो गैंगस्टर के साथ मिलकर दिल्ली में अवैध वसूली कर रहे थे। पापी आपका गुंडा एमएलए अरविंद केजरीवाल की सहमति से अब वसूली और एक्सटॉर्शन रैकेट चलाएगा। ये नरेश बालियान एक गैंगस्टर है, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और ऐसा व्यवहार है जैसे एक माता के 2 भाई। बालियान की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने अपने विधायक का बचाव किया। कहा वो किसी गैंगस्टर्स का साथी नहीं, उनसे खुद पीड़ित है। उस एमएलए का कसूर ये था कि वो एमएलए भी इस किस्म के गैंगस्टर्स का विक्टिम था। उसके पास भी फिरौती की और अलग अलग तरह से गैंगस्टर्स की कॉल्स आ रही थी। केजरीवाल के आरोपों के जवाब में बीजेपी ने वायरल ऑडियो का हवाला दिया। बालियान और गैंगस्टर के बीच दोस्ती की बात कही। धमकी और दोस्ती में फ़र्क होता है। उस ऑडियो को ध्यान से सुनिए, जिसमें नरेश बालियान कह रहे हैं कि पुलिस को धोखा देने के लिए मैं कंप्लेंट कर रहा हूं ताकि पुलिस का शक मेरे पे ना जाए। अब पूरी कहानी नरेश बालियान के ऑडियो क्लिप पर टिकी है। दिल्ली पुलिस ने आज कोर्ट से नरेश बालियान के वॉइस सैंपल लेने की मांग की। पुलिस जल्द ही वॉइस सैंपल से वायरल ऑडियो का मिलान करेगी। और इस ब्लेम गेम के बाद अब बात दिल्ली के सियासी गेम की। ये तो तय है कि दिल्ली के चुनाव में महाराष्ट्र के चुनाव जैसी 3 पार्टियों की टक्कर तो नहीं दिखेगी, लेकिन यह भी तय है कि दिल्ली में जो चुनावी ट्रायंगल बनेगा उसका मजा महाराष्ट्र के चुनावी मजे से कहीं से भी कम तो नहीं रहने वाला। दिल्ली के चुनावी ट्रायंगल में एक बार फिर 2020 जैसी पिक्चर होगी। एक तरफ आम आदमी पार्टी होगी तो दूसरी तरफ बीजेपी और तीसरी तरफ कांग्रेस। तीनों का किसी से कोई लेना देना नहीं होगा, सब एक दूसरे पर बरसेंगे। अरविंद केजरीवाल ने आज साफ कर दिया है कि दिल्ली में कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा। दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? कांग्रेस ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लिए सीटें नहीं छोड़ी थी और तभी से तय माना जा रहा था कि केजरीवाल इसका जवाब दिल्ली में देंगे। हालांकि कांग्रेस ने 2 दिन पहले दोहराया था कि उससे भी केजरीवाल से गठबंधन का शौक नहीं है, वो अपने दम पर जीत सकती है। 2025 में हम एक मजबूत सरकार शायद बना पाए और बनाएंगे और लोगों की जो पीड़ाएं हैं उनको उनका समाधान करने का काम करेंगे। बीजेपी कह रही है कि दोनों पार्टियां हाथ मिलाएं या ना मिलाएं, इस बार दोनों ही हारेंगी और दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाएगी। इसमें हर एक लोकसभा से हर एक विधानसभा में ये यात्रा चलेगी और इसमें जो सीनियर लीडर्स हैं वो सभी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री जो हैं, एमपीज जो हैं, दूसरी स्टेट्स के जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी शामिल होंगे। केजरीवाल जेल से निकलने के बाद से एक्टिव हैं, लगातार दिल्ली की सड़कों पर है। कहीं झुग्गियों में जा रहे हैं तो कहीं रेवड़ी पर चर्चा कर रहे हैं, बाजारों में घूम रहे हैं। बीजेपी ने भी परिवर्तन यात्रा का प्लान तैयार किया है। दिल्ली में बीजेपी 8 दिसंबर से परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी। परिवर्तन यात्रा 70 विधानसभा क्षेत्रों के हर वार्ड से गुजरेगी। दिल्ली के 7 लोकसभा क्षेत्र में हर दिन एक यात्रा होगी। इस तरह दिल्ली में हर दिन 7 परिवर्तन यात्राएं निकलेंगी। हम दिल्ली की गली गली जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे और भ्रष्टाचारियों को और झूठों को दिल्ली से भगाएंगे। बीजेपी की हर यात्रा में शेड्यूल के मुताबिक बड़े नेता भी शामिल होंगे। यात्राओं के साथ साथ पार्टी नेता सीनियर सिटीजन्स, महिलाओं और RWA के साथ रोजाना बैठकें भी करेंगे। और आइए बात ईवीएम की करते हैं, जो मुद्दा तो पहले भी थी और तय है कि आगे भी बड़ा मुद्दा रहने वाली है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के करीब 20 उम्मीदवारों ने ईवीएम को चैलेंज देने के लिए कोर्ट जाने का फैसला किया है। वहीं दिल्ली में कांग्रेस ने आज फिर भूमिका बनाई कि अगला चुनाव अगर नहीं जीती तो उसकी भी कसूरवार ईवीएम ही होगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में ये महारैली दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक और आदिवासियों के नाम पर थी।
इसे संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ रैली का नाम दिया गया, लेकिन फिर ईवीएम हटाओ रैली के नाम से भी इसका प्रचार हुआ। तय कार्यक्रम के मुताबिक मुख्य अतिथि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे। उन्होंने कहा, जब तक ईवीएम रहेगी ईमानदार चुनाव नहीं हो सकते। संविधान बचा तो हम सब लोग बचेंगे, इसीलिए हमको एक रहकर इस संविधान को बचाना होगा और लोकतंत्र नहीं बचेगा, आपकी हिस्सेदारी नहीं बढ़ेगी। कांग्रेस बोल चुकी है वो ईवीएम के मुद्दे को अब राष्ट्रीय आंदोलन में बदलेगी। उद्धव शिवसेना ने भी कहा कि वो सड़क और अदालत दोनों जगह ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। देश में ईवीएम विरोधी माहौल बनाने के लिए ही कल उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने पुणे में बाबा अढ़ाव से मुलाकात के लिए दौड़ लगाई थी। चुनाव आयोग ने उस फर्जी वायरल वीडियो पर भी बयान दिया है जिसमें एक हैकर ईवीएम हैक करने का दावा करते हुए नजर आ रहा है। ईवीएम हैक के फर्जी वीडियो पर मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इसमें हैकर का दावा है कि वो ईवीएम से परिणाम बदल चुका है। अमेरिकी हैकर सैयद शुजा ने पहले भी ईवीएम हैक के दावे किए थे। महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग ने हैकर के दावे को झूठा करार दिया। महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग ने कहा कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है, ईवीएम टेम्पर प्रूफ है, इसे किसी नेटवर्क से नहीं जोड़ा जा सकता। इस वायरल वीडियो को कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने शेयर किया था। महाराष्ट्र में ईवीएम और 76 लाख वोटों की गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस अपना आरोप पत्र चुनाव आयोग को दे चुकी है। चुनाव आयोग ने इस पर कांग्रेस को 3 दिसंबर को बुलाया है। आगे बढ़ते हैं। छोटा परिवार सुखी परिवार, बच्चे 2 ही अच्छे, एक और स्लोगन है जो पिछले दिनों ओटीटी की एक सीरीज में जमकर चला था। हालांकि वो यहां पर बोलने लायक नहीं है। परिवार छोटा होना चाहिए, एक बेटा एक बेटी हो या दोनों बेटे दोनों बेटियां हो, जो भी हो उन्हें ही ठीक से पाल लें। ये कॉन्सेप्ट आप तब से सुन रहे होंगे जब आप खुद भी बच्चे रहे होंगे और घर गृहस्थी से बहुत दूर रहे होंगे। लेकिन अब सोसाइटी दिमागी तौर पर कसमसा रही है। उसके दिमाग में सवाल डाले जा रहे हैं कि सिर्फ 2 बच्चों पर रुक जाना बेवकूफ़ी तो नहीं है। देश में योगदान के लिए बच्चे 2 ही अच्छे हैं या फिर 2 से ज़्यादा 3 बच्चे अच्छे हैं। इस बहस को एक बार फिर से जिंदा किया है आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने। भागवत नागपुर में थे, वहां जनसंख्या पर एक सेमिनार था। पहले जरा आप उनका बयान सुनिए। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे, चिंतेचा विषय आहे। त्याचं कारण ते शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी। दरअसल भागवत जो हैं वो गिरती जनसंख्या अनुपात पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा परिवारों को 2 से ज्यादा बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। ये कहीं नहीं कहा कि सिर्फ हिंदुओं को सोचना चाहिए। उनकी पंक्तियों में सिर्फ हिंदू शब्द कहीं नहीं था। फिर भी विवाद तो होना था और वो हुआ भी। विवाद कहां तक पहुंचा, अब आप ये देखिए। भारत में कौन ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है, हिंदू या मुसलमान? देश पर कौन आबादी का बोझ और बढ़ा रहा है? आबादी का बढ़ना किसके लिए संकट है? इससे किसके वजूद पर खतरा है? आरएसएस प्रमुख ने ये बहस फिर जिंदा कर दी है। इस खबर को 8 साल पीछे जाकर शुरू करते हैं। 20 अगस्त 2016 की बात है। संघ प्रमुख मोहन भागवत आगरा में एक सम्मेलन में थे, जहां एक ने उनसे सवाल पूछा था। सवाल था, हिंदू मुसलमानों की तुलना में कम बच्चे पैदा करेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? भागवत का जवाब था, किस कानून में हिंदुओं को कम बच्चे पैदा करने के लिए कहा गया है? कौन सा कानून हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने से रोक रहा है? लेकिन आज नागपुर में जनसंख्या को लेकर अपने लेक्चर में मोहन भागवत ने कहीं भी हिंदू नाम नहीं लिया। फिर भी अर्थ यही निकाले जा रहे हैं कि उनका ये एड्रेस सिर्फ हिंदू परिवारों के लिए था। उन्होंने हिंदुओं को अपनी हिंदू राष्ट्र की थ्योरी के तहत ही 3-3 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे, चिंतेचा विषय आहे। त्याचं कारण ते शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी
तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही. पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी. जैसे ही मोहन भागवत की जनसंख्या थ्योरी हाईलाइट हुई, बयान के जवाब में प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई, सवाल और हमले शुरू हो गए. हम मोहन भागवत जी से पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे, अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे. और ये जाहिर करता है कितना दिवालिया हो चुके हैं ये लोग, किस ढंग पर सोचते हैं. कोई जनसंख्या नियंत्रण की बात बीजेपी के नेता कर रहे हैं, कोई जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं. शुरुआत बीजेपी से हो जाए, पहले बीजेपी आरएसएस आपस में फरिया ले कि जनसंख्या नियंत्रण करना है कि जनसंख्या बढ़ाना है. लोग तुष्टीकरण से बचे, ये हम लोगों की चिंता है. देश में तुष्टीकरण नहीं हो, सभी समाज के लोग जिस तरह बढ़ते आए वो बढ़ते रहे. जनसंख्या पर संघ लंबे समय से बोलता रहा है, जनसंख्या नीति की वकालत करता रहा है. संघ का साफ कहना है किसी समाज, संस्कृति और सभ्यता की पहचान के लिए जनसंख्या संतुलन जरूरी है. 2 साल पहले भागवत इसी पर बोले थे. कहा था अगर जनसंख्या में असंतुलन की स्थिति होती है तो देश टूटते हैं, देश का बंटवारा होता है और इसीलिए जनसंख्या को लेकर एक समग्र नीति बननी चाहिए जिसको हर धर्म के लोग माने. लेकिन अब जनसंख्या पर मोहन भागवत के बयान को 2022 नहीं बल्कि उनके 2025 वाले बयान का अपग्रेड वर्जन बताया जा रहा है. इसलिए भी क्योंकि इसमें उन्होंने सीधे सीधे बच्चों की संख्या पर बात की है. इस बयान को बच्चों की संख्या वाले विवादित बयानों की कैटेगरी में रखा जा रहा है. 2015 में साक्षी महाराज ने कहा था समय आ गया है कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए हर हिंदू महिला कम से कम 4 बच्चे पैदा करे. पिछले साल अखाड़ा परिषद के रविंद्र पुरी ने कहा था कि देश की रक्षा और धर्म की सेवा के लिए हिंदुओं को चाहिए कि हर परिवार 4 बच्चे पैदा करे. इस साल अक्टूबर में आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा अब 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करें वरना कुछ समय बाद देश में सिर्फ बूढ़े ही बचेंगे. 2 दिन बाद ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा अब छोटे और समृद्ध परिवार की नहीं बल्कि 16 बच्चे पैदा करने की जरूरत है. हालांकि नायडू और स्टालिन के बयानों में उनकी दक्षिण की सियासी चिंताएं थी. दक्षिण में आबादी का अनुपात शेष भारत की बजाय ज्यादा न घट जाए इसका डर था. भागवत के बयान पर सवाल उठाने वालों के जवाब में उनके बयान को सही ठहराने वाले भी सामने आए हैं. उन्हें भी सुनिए. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी संस्था है जो हर तरह से भारत का कल्याण चाहती है. जब भी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख जी कुछ बोलते हैं तो देश के बेनिफिट के लिए कोई बड़ी बात होती है. मान्यवर मोहन भागवत जी को जनसंख्या नियंत्रण पर वक्तव्य देने से पहले भारतीय जनता पार्टी के अपने वैसे नेताओं से विमर्श करने की आवश्यकता उनको होना चाहिए जो आए दिन जनसंख्या नियंत्रण पर सार्वजनिक रूप से अपना विचार प्रकट करते हैं. जनसंख्या को लेकर देश में पहले भी लंबी बहस छिड़ी है. इस बार भी खिंच सकती है क्योंकि बयान संघ के शीर्ष नेता ने दिया है. क्या वाकई भागवत ने 3 बच्चों वाला संदेश सिर्फ हिंदुओं को दिया है? अगर दिया है तो क्या हिंदू इसे मान लेंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी साफ नहीं है. और आखिर आबादी को लेकर इतनी चिंता क्यों की जा रही है? 2 की बजाय 3 बच्चे क्यों अच्छे बताए जा रहे हैं? इसके लिए आपको कुछ आंकड़े देखने चाहिए. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक 1992 से 1993 में हिंदुओं का जो फर्टिलिटी रेट है वो 3.30 और मुसलमानों का 4.41 था. जबकि 2019 से 2021 में इसमें जो अंतर आया, हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट घटकर 1.94, मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट घटकर 2.36 पर आ गया. तो ऐसे में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक इस वक्त हिंदुओं में फर्टिलिटी रेट 1.94 है, मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट 2.36 है, राष्ट्रीय औसत 2 है. यानी हिंदुओं के पैदा होने की दर राष्ट्रीय औसत से नीचे आ गई है, जबकि मुसलमानों की राष्ट्रीय औसत से अभी फिलहाल ऊपर है. प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट आई कि 2050 में भारत की आबादी में हिंदुओं का जो प्रतिशत है वो 77% होगा, 18% मुसलमानों
की संख्या भारत की आबादी में होगी, अन्य 5% होंगे। और इस बीच हर मां के लिए उसका बेटा सूरज है, चंदा है, हर बेटी लक्ष्मी है। माता पिता ही तय करते हैं कि घर में कितने सूरज और चंदा होंगे, कितनी लक्ष्मी घर में आएंगी। लेकिन अब हम आपको एक नई तुलना सुनाते हैं। बिहार में नीतीश सरकार के मंत्री रत्नेश सदा के मुताबिक एक बच्चा सिर्फ 1 रुपए के बराबर है। वो आगे कहते हैं इस जमाने में 1 रुपए से भला क्या होता है। रत्नेश सदा का ये जो तर्क है, जरा सुनिए पहले। कम से कम 2 या 3 होना जरूरी है, इसलिए कि 1 रुपया को हम देहाती भाषा कहते हैं। 1 रुपया का कोई मोल नहीं होता, तुरंत खर्च हो जाता है, कोई मोल नहीं होता है। इसलिए अगर एक बच्चा रहेगा तो आजकल के जो दौर चल रहा है उस दौर में एक बच्चा का क्या वैल्यू, 2 से 3 अच्छे हैं। तो नीतीश कुमार के मंत्री के हिसाब से एक बच्चा मतलब 1 रुपया, मतलब जिसका कोई मोल नहीं है, वो ये कह रहे हैं। लेकिन थोड़ा लोगों की भी सुने कि आज के दौर में वो किस तरीके से बच्चे पाल रहे हैं। बच्चे पालने में भी साहब पैसे लगते हैं। आपको क्या पता कि प्राइवेट अस्पताल में एक वैक्सीन कितने की लगती है, और एक बच्चे की जो कुल वैक्सीनेशन है उसमें कितनी वैक्सीन शामिल होती है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई कराना, फिर नौकरी अगर ना मिले तो जमा पूंजी से उसे अपना काम धंधा शुरू करवाना, ये कोई मामूली काम नहीं है। चप्पलें घिस जाती हैं, जिंदगी गुजर जाती है, बाल पक जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब बुढ़ापा आ जाता है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये वो जवाब है जो तब लोगों के जहन में आते हैं जब बच्चों पर ऐसी बहस छिड़ती है। ये लॉजिक हवाई नहीं है। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 3 साल पहले बाकायदा इस पर रिसर्च की थी, और इस रिसर्च का जो निष्कर्ष निकला था अब वो जानिए। 3 बच्चों वाले माता पिता समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं। ऐसे लोग असली उम्र से 6 साल ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं। बच्चे पालने की चिंता और आर्थिक बोझ इसका बड़ा कारण है। 2 से ज्यादा बच्चे होने से दिमागी सेहत पर माता पिता के असर पड़ता है। यह रिसर्च 65 से ज्यादा उम्र के ऐसे 20,000 लोगों पर की गई जिनके 2 से ज्यादा यानी 3 या 3 से भी ज्यादा बच्चे थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। संभल की बात करेंगे, जहां हालात संभलने के बाद अब हिंसा की जांच का काम शुरू हुआ है। न्यायिक आयोग की टीम संभल पहुंची। पहले दिन शाही जामा मस्जिद का दौरा किया, 24 नवंबर को हुए बवाल की जानकारी जुटाई और फिर वापस लौट गई। लेकिन राजनीति संभल में लगातार डेरा जमाए हुए है। नवंबर को पैदा हुए तनाव के बाद संभल में हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन सियासत अब भी कोशिशों में लगी हुई है। कल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसदों को संभल जाने से रोक दिया, लेकिन उसके लोकल विधायक को नहीं रोक पाए। एसपी विधायक इकबाल महमूद ने हिंसा में मारे गए 4 लोगों को शहीद बता दिया। यही नहीं, पार्टी ने 5-5 लाख मुआवजे की भी घोषणा कर दी है। ये शहीद हुआ है हमारा नहीं, मस्जिद के नाम के ऊपर शहीद होने के लिए पूरी मुस्लिम कौम तैयार रहती है। हर वक्त माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से भेजा जा रहा है डेपुटेशन को, मैं प्रत्येक मरने वाले को परिवार को 5 लाख रुपए। संभल में नेताओं के जाने पर 10 तारीख तक रोक है। फिर भी समाजवादी पार्टी के बाद अब यूपी कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि कल संभल जाएंगे। संभल की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कल हमारा डेलीगेशन सुबह प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय से हम लोग 10 बजे वहाँ से निकलेंगे और वहाँ जाके हम निश्चित तौर से जो वहाँ का वातावरण पूरी तरीके से इन्होंने दूषित किया हुआ है उसको जाकर हम लोग वहाँ देखेंगे। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इरादे सिर्फ पॉलिटिकल टूरिज्म है। वो ठंडी पड़ी आग को फिर सुलगाना चाहती है, लेकिन यूपी सरकार कोई भी पैंतरा कामयाब नहीं होने देगी। राजनीतिक पर्यटन करने के लिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जितने भी दंगाई हैं वहाँ सब समाजवादी हैं। हमारी प्रतिबद्धता है कि उत्तर प्रदेश के लाइन ऑर्डर को हम और बेहतर करेंगे और मजबूत करेंगे। इस बीच 24 नवंबर को मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए बनाए गए न्यायिक आयोग की टीम आज जांच करने के लिए संभल पहुंची। 3 न्यायिक आयोग के 2 सदस्य पुलिस और प्रशासन के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंचे, जहां उन्होंने
जामा मस्जिद और उसके पास हिंसा वाले इलाके का दौरा करके मस्जिद में पानी की हौज और उसके बाहरी हिस्सों और एंट्री पॉइंट्स का मुआयना करके मस्जिद कमेटी के लोगों से 24 नवंबर को हुई हिंसा के बारे में जानकारी ली। 24 नवंबर को क्या हुआ था, जांच आयोग के सदस्यों ने ये समझा अधिकारियों से जो 24 नवंबर को मौके पर मौजूद थे। डीएम संभल ने ये बताया कि किस तरह से सर्वे का काम इस शाही जामा मस्जिद में चल रहा था। ये जो मस्जिद है, मस्जिद की ये बैक साइड है, काफ़ी ऊंचाई पे है, तो यहाँ से खड़े होके किसी भी व्यक्ति को ये नहीं दिख सकता कि मस्जिद में कौन घूम रहा है, सर्वे टीम कहाँ है। और जो इंटेलिजेंस इनपुट मिला था पुलिस और प्रशासन को वो यही था कि सर्वे के दौरान जो भीड़ है वो कभी भी मस्जिद में घुस सकती है और ये एक रास्ता जो है सीढ़ियों नुमा इस खास रास्ते से घुस सकती है। करीब 2 घंटे तक निरीक्षण के दौरान जांच टीम ने प्रशासन और पुलिस अफसरों से भी सवाल जवाब किए। 24 नवंबर का पूरा ब्यौरा हासिल किया। आयोग इन सवालों की पड़ताल कर रहा है कि संभल में हिंसा अचानक हुई या पहले से सुनियोजित साजिश रची गई थी। सर्वे के पहले पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के क्या इंतजाम हुए थे। 24 नवंबर को आखिर किन हालातों के चलते संभल में हिंसा भड़क उठी और भविष्य में हिंसा ना हो, इसके लिए प्रशासन क्या कदम उठा रहा है। मस्जिद में घूमकर देखा है, वहाँ का हौज देखा और मस्जिद का जो चारों तरफ से और दूसरी इसकी जी साइड को दरवाजे थे, इधर का उधर का सब देखा। तीनों दरवाजे देखे, तीनों दरवाजे। उनका मूल उद्देश्य था जो जहाँ पे ये उपद्रव कारित हुआ उस पूरे एरिया का भ्रमण करना, उसको विजिट करना, और उन्होंने वैसा किया। जो कुछ लोग मिलना चाहते थे उनसे या बात करना चाहते थे, कुछ लोगों से उन्होंने बात भी की। संभल में पहले दिन की जांच के बाद आयोग की टीम वापस चली गई। ये तय नहीं है कि जांच आयोग दोबारा भी आएगा या नहीं। आयोग को 2 महीने में जांच रिपोर्ट यूपी सरकार को देनी है। तो संभल की शाही जामा मस्जिद पर 24 नवंबर को जो हुआ पूरे देश ने देखा। संभल में आगे भी जो कुछ होगा वो हम आपको दिखाएंगे। और इस बीच एक के बाद एक हर इबादत गाह के मंदिर होने के दावों पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान सामने आया। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर बीते दिनों हुए बवाल के मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को घेरते हुए 2 साल पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान की याद दिलाई, जिसमें संघ प्रमुख ने कहा था हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढा जाना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी हवाला देते हुए कहा, मस्जिदों पर मंदिर का दावा करने वाले न कानून की सुन रहे हैं न संघ प्रमुख की सुन रहे हैं। खड़गे का पूरा बयान आप सुनिए। मोहन भागवत 2022 में कहा, हमारा लक्ष्य राम मंदिर बनाने का था। हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढने का गलत है। ये किसने बोला, समझे आप? उन्होंने बोला हमारा लक्ष्य राम मंदिर बनाने का था, हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढने का गलत। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 2 साल पहले जून 2022 में बयान दिया था, जब वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में आदि विश्वेश्वर महादेव के होने के दावे के बाद अदालत में सर्वे कराने के मामले पर सुनवाई चल रही थी। तब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था, हमें हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए। प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? लेकिन अब सवाल यह कि 2 साल बाद आखिर मोहन भागवत के इस बयान की अचानक सबको याद क्यों आने लगी? इसकी वजह ये तस्वीरें हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद पर हरिहर मंदिर वाले दावे के बाद अब उत्तर प्रदेश के ही बदायूं जिले की जामा मस्जिद है और उसके नीचे नीलकंठ मंदिर होने का मामला तूल पकड़ रहा है। दरअसल 2022 में यह मामला सामने आया। अखिल भारत हिंदू महासभा ने दावा किया जामा मस्जिद की जगह पहले नीलकंठ महादेव मंदिर था। इसके बाद उन्होंने यहां पूजा अर्चना की अनुमति के लिए कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है मस्जिद करीब 850 साल पुरानी है, वहां मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है। उसमें जिन लोगों ने दावा दायर किया उन्हें दावा दायर करने का हक ही नहीं है और वो लीगल एंटिटी भी नहीं है।
और जो है मंदिर की तरफ से दावा किया गया है, जो पार्टी इन्होंने बनाया है जामा मस्जिद को, तो उसमें साफ लिखा है कि तोड़ के जो है वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएगी, तो लिहाजा मंदिर अस्तित्व में है ही नहीं, 850 साल से नहीं है मस्जिद में, न कभी पूजा अर्चना हुई, मस्जिद में थोड़ी पूजा करने जाएंगे, तो वो ना कभी कब्जा रहा नहीं है, तो कब्जा नहीं है। सारे साक्ष्यों, सारे सबूतों के आधार पर हम आए हैं। हम अपने अदालत से पूरा हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा, और ये लोग चाहे बदायूं से ही, चाहे हाई कोर्ट से ही, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, हम इन अपने सबूतों के आधार पर मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। दरअसल ये बात सिर्फ बदायूं पर आकर खत्म नहीं होती है। मस्जिद पर मंदिर के लगातार सामने आते ये दावे किए जा रहे हैं। संभल में धर्मस्थल पर हुआ संग्राम सबके सामने है, जहां शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा, अदालत के आदेश पर वहां सर्वे हुआ। उधर मध्य प्रदेश के धार का भोजशाला विवाद है, जिसे मुस्लिम पक्ष कमाल मौला मस्जिद बताता है, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि वो सरस्वती मंदिर है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है शाही ईदगाह मस्जिद दरअसल भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है और ये मामला अदालत में है। वहीं वाराणसी में ज्ञानवापी विवाद भी अदालत में है। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद के काशी विश्वनाथ मंदिर होने का दावा, सर्वे का काम भी पूरा हुआ और बंद पड़े तहखाने भी खोले गए वाराणसी में। अगली खबर अब राजस्थान से है, जहां बीजेपी सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ विधानसभा में बिल लाने की तैयारी कर ली है। बिल पास होने के बाद राजस्थान भी उन राज्यों की लिस्ट में आ जाएगा जिनके पास जबरन धर्मांतरण से निपटने का अपना अलग कानून होगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों के नक्शे कदम पर चलते हुए अब राजस्थान की भजन लाल सरकार ने भी राज्य में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाने की तैयारी तेज कर दी है। कैबिनेट से धर्मांतरण विरोधी कानून के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद भजन लाल सरकार बहुत जल्द गैर कानूनी तरीके से होने वाले धर्मांतरण के मामलों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करने वाली है। अज्ञानता में धर्म परिवर्तन करा दिया जाता था, उसको लेकर सभी राज्यों से की समीक्षा करते हुए, अन्य राज्यों में भी ये नीति तैयार की गई, उनकी समीक्षा करते हुए और एक अलग अलग कैटेगरीज वाइज उनके सजा का प्रावधान किया गया है, ताकि लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाए। हालांकि भजन लाल सरकार के धर्मांतरण विरोधी कानून का मसौदा अभी सामने आना बाकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि भजन लाल सरकार के इस प्रस्तावित कानून में धर्म परिवर्तन को लेकर राजस्थान में कड़े प्रावधान होंगे। जैसे कोई अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे पहले ही इसकी जानकारी देना जरूरी होगा। धर्म परिवर्तन करने से 60 दिन पहले उस शख्स को जिला कलेक्टर को इसकी सूचना देनी होगी। सिर्फ नए कानून में धर्म बदलने की नियत से की गई शादियों को भी अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। पारिवारिक न्यायालयों के पास ऐसी शादियों को अमान्य घोषित करने का अधिकार होगा और अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन का जुर्म साबित होने पर 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। धर्म बदलने जैसे मामलों के लिए इस तरह के कड़े कानून को बीजेपी जरूरी बता रही है, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भजन लाल सरकार इस कदम से असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। तो अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी शुरू से ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स करती है। अब ये कह रहे हम धर्मांतरण बिल लेकर आएंगे इस बार असेंबली में, धर्मांतरण विरोधी। तो भाई साहब पहले ही है ये बिल, तो धर्मांतरण विरोधी बिल तो पहले से है, आप नया क्या कर रहे हो? आप उसमें थोड़ा ऊपर नीचे टेक्निकल कर दिया। हालांकि राजस्थान पहला राज्य नहीं है जहां की सरकार ने गैर कानूनी धर्म परिवर्तन रोकने के लिए सख्त कानून की पहल की है। देश के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा में पहले से ही धर्मांतरण विरोधी कानून मौजूद है और इस लिस्ट में अब अगला नंबर राजस्थान का है। और अब आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। राष्ट्रपति की शपथ लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स समूह के 9 देशों को धमकी दी। ब्रिक्स ने डॉलर के मुकाबले अपनी एक अलग करेंसी पर विचार करने की बात कही थी और डोनाल्ड ट्रंप ने इसी को लेकर यह धमकी दी है। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ब्रिक्स के देश डॉलर से हटकर अपनी अलग करेंसी बनाएंगे तो अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ट्रंप ने कहा, हमें इन देशों से एक प्रतिबद्धता की जरूरत है कि वो ना तो एक नई ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे और ना ही शक्तिशाली अमेरिकी डॉलर को बदलने के लिए किसी दूसरी करेंसी का समर्थन करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। और 100% टैरिफ लगाने का मतलब है
कि इन कंट्रीज से एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में वो एक्सपोर्ट करना या अमेरिका को इंपोर्ट करना वायबल ही नहीं रहेगा। अभी दुनिया का ज्यादातर व्यापार अमेरिकी डॉलर में ही होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिलहाल 88% इंटरनेशनल लेन देन डॉलर में होता है। दो देशों के बीच उधारी का खाता भी डॉलर में होता है, पैसे का ट्रांसफर भी डॉलर में, और क्रूड ऑयल भी डॉलर में ही खरीदा जाता है। अमेरिका यूएस डॉलर के जरिए अपना इन्फ्लुएंस दुनिया भर में जमाता है। तो ट्रंप साहब को चिंता है कि हमारा ये इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा, हमारा ये इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। माना जाता है कि अमेरिका हमेशा से ही ब्रिक्स से असहज रहा। ये दुनिया का दूसरा बड़ा संगठन है। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका और अब ईरान, मिस्र, इथोपिया और यूएई भी साथ हैं। 2023 में 15वें ब्रिक्स समिट के दौरान जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स की एक अलग करेंसी बनाने का प्रपोजल आया। इसे दुनिया में डॉलर की दादागिरी को रोकने जैसे कदम के तौर पर देखा गया। तो ऐसा देखा गया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें जब यूएस डॉलर के रिजर्व्स खत्म होने लगते हैं तो उन कंपनीज के लिए अपना जरूरी सामान इंपोर्ट करना भी कठिन हो जाता है। इस समस्या को देखते हुए ब्रिक्स ने ये फैसला किया था कि हम फैसला क्या, उन्होंने एक तरह से इस पे विचार किया है, अभी तो लाने की कोई वो नहीं है, इस पे विचार चल रहा है कि हम एक अपनी करेंसी निकालें ब्रिक्स, जिससे हमारी डॉलर पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि भारत ने इस आइडिया का समर्थन नहीं किया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रपोजल को खारिज करते हुए कहा था, ब्रिक्स मुद्रा का कोई विचार नहीं, आने वाले लंबे समय तक मुद्राएं एक राष्ट्रीय मुद्दा बनी रहेंगी। अब जो लोग कह रहे हैं कि ट्रंप की धमकी से भारत को कोई असर पड़ेगा, उन्हें एक्सपर्ट्स की ये बात सुननी चाहिए। तो देखिए, भारत बिल्कुल भी इसके समर्थन में नहीं है जो डॉलर को रिप्लेस करके एक और ब्रिक्स करेंसी बनाई जाए या कोई अल्टरनेटिव करेंसी बनाई जाए। तो इसीलिए भारत तो जो अपना व्यापार करता है वो डॉलर में करने से बहुत हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है, हमें कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। माना जाता है भारत की विदेश नीति अभी ऐसे मोड़ पर है जहां वर्ल्ड ऑर्डर चाहे जैसा भी बदल जाए, हर मुश्किल घड़ी से भारत निकल सकता है। और अब सिस्टम को शर्मसार करने वाली एक खबर। मुंबई में सिस्टम के खोदे गड्ढे ने एक बच्चे की जान ले ली। बच्चा खेलने के लिए घर से निकला था, तभी गड्ढे में गिर गया। मुंबई के कुर्ला के नेहरू नगर बस डिपो पर यह बच्चा खेल रहा था। 7 साल के इस बच्चे को क्या पता था सिस्टम की नाकामी उसकी जान ले लेगी। बस डिपो में निर्माण कार्य चल रहा था। एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया था जो बिना किसी सुरक्षा उपाय के खुला था। बच्चा घर से खेलने के लिए बाहर निकला और उस गड्ढे में गिरकर उसकी मौत हो गई। बच्चा जब शाम को यहाँ खेलने आया, खेलते खेलते वो इस गड्ढे में गिर गया। उसके जो दोस्त थे उन्होंने जोर से आवाज लगाई और बच्चे को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक वो अपना दम तोड़ चुका था। आप लोग को नहीं लगता कि कोई यहाँ पर होता है जो बच्चों को यहाँ? बच्चे आते हैं अपने मन के से आते हैं, मर्जी से अपना खेलते वेलते हैं, लेकिन अगर ये काम चालू है तो कोई सुरक्षा गार्ड होना चाहिए। ये वीडियो पुराना है जिसमें 7 साल का मासूम उज्जवल स्कूल में मस्ती कर रहा है। अब उज्जवल इस दुनिया में नहीं है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वो लोग की जिम्मेदारी थी ध्यान देने का, किसी को अलर्ट नहीं रखना चाहिए था अंदर जाने का। बच्चे लोग कैसे अंदर गए, उनका काम था ध्यान देने का। इस पूरे मामले की जांच ईमानदारी से होना जरूरी है, क्योंकि सरकारी जमीन पर इस तरह की लापरवाही ने एक बच्चे की जिंदगी छीन ली। एक परिवार का सपना हमेशा के लिए टूट गया। परिवार को ऐसा दर्द दे दिया जिसको कम करने का कोई मरहम किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। सिस्टम के लूप होल ने एक 7 साल के बच्चे की जान ले ली। कि 18 साल पहले कुरुक्षेत्र में प्रिंस नाम का बच्चा बोरवेल में गिरा था। सबसे अफसोस की बात यह है कि 18 साल बाद भी लोगों ने कोई सबक नहीं सीखा। जनहित में अब मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।